हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम के शॉर्ट नोट्स के बारे में। ये पावर सिस्टम का शॉर्ट नोट्स का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पहला लेक्चर ले चुके हैं जहां पे हमने कवर किया है पावर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यूनिट सिस्टम। उस लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा आपका पर यूनिट सिस्टम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको कवर कराए हैं। इस लेक्चर में आपको क्या कराने वाला हूं, इस लेक्चर में मैं आपके पावर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क या सीक्वेंस नेटवर्क, वो हम आपके पास यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हम लोग आपका पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं आपका कौन सा पार्ट था ये, पर पावर सिस्टम एनालिसिस का पर यूनिट सिस्टम। अब मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो कौन सा पार्ट है आपका, दैट इज योर सिमेट्रिकल नेट। आ जाइए फटाक। ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा, जितना मैं आपको करा रहा हूं इसके बाहर आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, सारे क्वेश्चन इसी शॉर्ट नोट से बनेंगे। इतनी बड़ी बात मैंने आपको बोल दी है, तो आपको भी थोड़ा सा पेशेंस के साथ फोकस के साथ इस लेक्चर को सुनना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग पुट कर लो, सिमेट्रिकल नेटवर्क है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट। आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग पुट कर लो, सिमेट्रिकल कंपोनेंट। कौन कौन से सिमेट्रिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे पास? तीन चीजें होंगी, एक होता है पॉजिटिव सीक्वेंस, एक होता है नेगेटिव सीक्वेंस, और एक होता है हमारे पास जीरो सीक्वेंस। तीन प्रकार के सीक्वेंस हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बड़े अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट को कौन से मिलेंगे? तीन, पॉजिटिव, निगेटिव और साथ में जीरो। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बहुत कम यूज करता हूं मैं, है ना, शॉर्ट नोट से बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे तो मैं पॉजिटिव, तो समझ जाना पॉजिटिव सीक्वेंस की बात हो रही है, पॉजिटिव, POS, पॉजिटिव। फिर एक होता है आपका क्या, निगेटिव, NEG, इतना ये तो समझ जाना निगेटिव। और एक होता है पास यहाँ पे जीरो सीक्वेंस। ठीक है ना, तीन सीक्वेंस हमको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस में हमको क्या ध्यान देना है, हमको यहाँ पे जो वोल्टेजेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो VA1, VB1, VC1, ये ABC मेरे पास बेसिक सीक्वेंस है। तो VA1, VB1, VC1 ये मेरे पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब वहां पे हमको यूज करना पॉजिटिव में क्या, वन। तो हमारे पास जो टर्म्स यूज होंगे कौन कौन से होंगे देखना। अगर मैं इसका प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो ये मेरा ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होंगे मेरे पास वो क्या होंगे देखना, सभी लोग प्रॉपर समझना। ये VA1, ये होगा मेरे पास क्या, VB1, लिखता हूँ VB1, VB1, ये हो जाएगा मेरे पास VC। तो यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है क्या होता है, VA1, VB1, VC1। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि इसमें जो फेस सीक्वेंस होता है पॉजिटिव सीक्वेंस में, दैट इज योर ABC फेस सीक्वेंस, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जो आपका फेस सीक्वेंस होता है ना यहाँ पे, PS फेस सीक्वेंस क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इसका ABC, है ना। अरे भाई इतना तो आपको समझ देख के समझ में आ जाएगी, फेस सीक्वेंस ABC है। कोई बड़ी बात थोड़ा बता रहा हूँ मैं, कोई रॉकेट साइंस हो तो बताओ। कॉमन सेंस की बातें तो बताई मैंने आपको यहाँ तक। अब बात करते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में भी अगर बात करूं तो ये अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इनमें भी तीनों जो फेसेस वोल्टेज हैं, VA2, इसमें यूज करेंगे क्या, A2, B2, C2। ठीक है ना, तो इनमें भी आपका 120 का फेज डिफरेंस होता है, जैसा कि यहाँ पे था। इसमें भी 120 था, इसमें भी 120 था, इसमें भी 120 था। लिख देता हूँ यहाँ पे 120। वैसे ही इनमें भी 120 का गैप तो है। ठीक है, और यहाँ के जो वोल्टेजेस है ना, वो कौन कौन से हैं, VA2, VB2, VC, मतलब यहाँ पे वन आ रहा था, इसमें आपका टू आता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा VA2, VB2 और VC2। तो अगर आप ध्यान से, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊं
तो पहले आपका क्या आएगा, ए आएगा, बाद में सी आएगा, बाद में बी आएगा। मतलब इसका जो फेज सीक्वेंस है वो आपका क्या होगा, ए सी बी। इसका जो फेज सीक्वेंस आपका होगा दैट विल बी व्हाट, वो आपका हो जाएगा ए सी बी, ए सी, गॉट इट। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका साथ में नेगेटिव। अब बात आती है आपका जीरो फेज सीक्वेंस। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जीरो वाले में हम लोग यूज करते हैं ऐसे, तीनों हमारे सेम फेज में होते हैं। मतलब इसमें 120 का गैप होना जरूरी नहीं है, इसमें 120 गैप नहीं होता। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखना, इसको करते हैं वी ए नॉट, वी बी नॉट, इधर हो जाएगा वी सी। इसमें 120 का गैप नहीं होता, ये को फेजल नेचर के होते हैं, मतलब तीनों एक फेज में होते हैं। मतलब अगर कोई पूछे कि इनमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री। इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इनमें क्या था 120 120 लिखे, इसमें क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री। ये चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बेसिक तरीके से बता दी। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया हो। ठीक है, अच्छा, फिर एक आता है पास यहाँ पे एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फेज शिफ्ट ऑपरेटर। मतलब अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, उसमें हम एक चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट ऑपरेटर का, तो वो उसके फेज को शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना, तो उस ऑपरेटर का नाम होता है अल्फा। तो वो बड़ा, उससे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, हमने यहाँ पे फेज शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा देखते हैं। फेज शिफ्ट ऑपरेटर, मैं एक बात थोड़ा सा और बताना चाहूंगा ना, ये जो मैं करा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ ये आपका सिर्फ एसएससी जेई के लिए है, सिर्फ आरआरबी जेई के लिए है ना। मानता हूँ कि जो सिर्फ एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो थोड़ा बुरा लगे कि सर आप एसएससी जेई का नहीं करा रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि जो मैं करा रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए है ना। कोई भी एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन आए तो बताइए आप मुझे, पूरा इसी में से आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा। तो हम यहाँ पे फेज शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो हमारे उस फेज शिफ्ट ऑपरेटर का नाम क्या है यहाँ पे, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना अल्फा की वैल्यू होती है, उससे मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज, मतलब 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये एंगल में 120 डिग्री का फेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में जो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो तो वहां पे एक जे ऑपरेटर आपको देखने मिलता है, वैसे यहाँ पे एक ऑपरेटर अल्फा है। फिर अगर कोई पूछे कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 एट एन एंगल 240 डिग्री। और कोई पूछे अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्यूब की वैल्यू होती है 1 एट एन एंगल 360 डिग्री, या फिर 1 एट एन एंगल 0। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि जो अल्फा आपका 120 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड तो कर रहा है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, बिल्कुल अब, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो याद रखना आपका फेजर किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अल्फा भी आपका जो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहो तो इस चीज को लिख भी सकते हो यहाँ पे, अल्फा प्रोवाइड फेज शिफ्ट, लिखते हो तो नहीं है पर मैं लिख देता हूँ, फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, कि जो आपका अल्फा है वो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है वो 180 डिग्री का इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई बात। अब एक रूल की बात करते हैं, रूल समझो आप लोग, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यहाँ पे हमको फेज शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में देखने को मिलता है। वो रूल है कि हमारा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती होगी, इसकी वैल्यू होती है 0। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हजारों बार क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत ही पुरानी बात मैंने बताई।
ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और है अल्फा के बारे में कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अपना अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा j√3 के बराबर होती है। अब जे क्या होता है, जैसे कि अल्फा की वैल्यू होती है 1 एट एन एंगल 120, वैसे जे की वैल्यू होती है 1 एट एन एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कोई पूछेगा हमसे वी ए वोल्टेज क्या है, तो वी ए वोल्टेज तीनों सीक्वेंस वोल्टेज का समय, मतलब वी ए वोल्टेज बराबर कितना होगा, VA1, VA2 और VA0। कोई पूछे VB की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, VB1, VB2, VB0। VC की वैल्यू क्या होगी, तो VC1, VC2 और VC0। समझ में आई बात। तो एक चीज आप चाहो तो ये चीज भी लिख सकते हो, बड़ी कॉमन सेंस की चीज मैं लिख रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए पर तभी मैं लिख देता हूँ कि वी ए इक्वल टू कितना होगा, तीनों फेज सीक्वेंस का सम, मतलब VA0 पहले जीरो लिख दिया मैंने, प्लस VA1 प्लस VA2। सिमिलरली VB की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। अरे यार, रबड़ काम नहीं करा था, काम का ही लगा। VB0 प्लस VB1 प्लस VB2। ओके। सिमिलरली होता है आपके पास VC। VC क्या होगा, तीनों का सम, VC0 प्लस VC1 प्लस VC2। अब यहाँ पे ना मैं आपको दो ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज कर सकती है। ठीक है, देखो, थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे, मैं स्किप नहीं कर सकता, वो शॉर्टनेस मुझे डालना पड़ेगा वो चीज। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस था ना, वो क्या था, ये था। मैं बना देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताना पड़ेगा, है ना। ये मैं अगर मैं पॉजिटिव सीक्वेंस बनाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या था, VA1, ये मेरे पास था VB1, तो ये था मेरे पास VC1। ठीक है, ओके। इनके बीच में कितना कितने का गैप है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 है। अगर नहीं भी है तो समझ आना कि हाँ भाई है इतना गैप। अब मेन बात जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे VA1, अगर मैं इस VA1 में अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, इसको फेज शिफ्ट मिलेगा 120 डिग्री का, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, अल्फा VA1। ठीक है। और अगर मैं इसी अल्फा VA1 पे एक बार और अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर VA1। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, ये समझना, आगे से क्वेश्चन पूछे VB1 और अल्फा स्क्वेयर VA1, ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। ये VB1 किसके बराबर होता है, तो वो इसके बराबर होता है। VC1 किसके बराबर होता है, तो क्या बोलोगे, अल्फा VA1 के बराबर होता है। समझ में आई बात। ये बात कैसे बताई मैंने, ये मैंने बताई आपके किसके बारे में, पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो मैं नेगेटिव सीक्वेंस के लिए भी चीजें बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। तो कैसे बताऊंगा, देखना चाहिए। देखो, ये था आपके पास क्या, VA2, ये था आपके पास VC2, ये था आपके पास VB2। अब अगर मैं इस VA2 में अल्फा का मल्टीप्लाई करूं तो कहां पे आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा, तो अल्फा VA2। और अगेन मैं इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर VA2। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इन्हीं चीजों का यूज करके जो नीचे मैंने एक ये तीन इक्वेशन लिखी है, और इस टेबल का यूज करके मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, मतलब ये समझ जाओ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ योर पावर सिस्टम सब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। कैसे देखना, अगर मुझे यहाँ पे क्या हुआ,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके बारे में, कि अगर मुझे ये VA1 VA2 VC2 पता है, या VA1 VA2 और VA0 पता है, तो मैं यहाँ पे क्या VA की वैल्यू नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता हूँ। तो हमको ये चीज समझनी है, VA क्या होगा, VB क्या होगा, और VC क्या होगा, अगर मुझे कौन सी वैल्यू पता है, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पता है किसकी, if if I am able to recognize the value of, if we have the value of which one, VA0 VA1 और VA, अगर मुझे ये तीन वैल्यू पता है, VA0 VA1 VA2 वैल्यू पता है, तो मैं VA VB VC सब कुछ पता कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स यूज करना होगा जिसमें अल्फा के टर्म्स होंगे। और उसको याद कैसे करना, देखो 3x3 का मैट्रिक्स बनता है तो 1 1 1, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और 1, बहुत बढ़िया, इतना तो याद हो गया ना। अब यहाँ पे आता है आपका अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो नीचे क्या आएगा अल्फा, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये मैट्रिक्स आपको याद रखना। अगर आप चाहो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब VA0 VA1 VA2 की वैल्यू बता सकते हो, अगर आपको VA VB VC की वैल्यू पता हो तो। उसको हम बोलते हैं इनवर्स सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स कैसी बनती है, वो मैट्रिक्स भी मैं आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ, है ना, पता होना चाहिए। देखो देखो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, VA0 VA1 VA2, ये हो गया इक्वल्स, है ना। यहाँ पे आता है पहले मैट्रिक्स से बाहर आता है 1/3। ये फॉर्मूले है ना, डेरिवेशन से आए होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन से आए होंगे। बट मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराने बैठा नहीं हूँ, शॉर्ट नोट्स कराने का मतलब है मेरा। याद रखना 1/3 होगा यहाँ पे। और अंदर मैट्रिक्स में भी आपको याद कराता हूँ, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो मैं आपको याद करा दूंगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका VA VB VC, गॉट इट। यहाँ पे आ जाएगा VA VB एंड VC, उल्टा, इसलिए बोलते हैं इनवर्स। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है नीचे अंदर अल्फा की जो वैल्यूज है कैसे याद करना है, ऊपर जो था 1 1 1 1 1 1, वो तो बिल्कुल सेम था, 1 1 1 1 1। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले शुरुआत कहाँ से थी, अल्फा स्क्वायर से, इस बार कर दो अल्फा से, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, अल्फा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि शुरुआत अल्फा से यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। समझ में आई बात की नहीं आई बात, कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात सभी को यहाँ तक। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाने होंगे। सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाते हैं, स्टार कनेक्शन का, डेल्टा कनेक्शन का, अल्टरनेटर का, ट्रांसमिशन लाइन का, है ना, ट्रांसफॉर्मर का। तो हमको सारी चीजों का हमको सिमेट्रिकल नेटवर्क बना के देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकली बनते हैं। और अगर बात करूं जो थोड़ी एग्जाम टफ कर बनाने होते हैं ना किसी को भी, तो वो इस टॉपिक से क्वेश्चन डालते हैं। देखो जनरली पैटर्न क्या होता है, एग्जाम क्वेश्चन इजी आता है, पेपर इजी आता है, तो क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन से। लेकिन जब पेपर टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन कहाँ से पिक करते हैं, वो यहाँ से पिक करते हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे मैंने वर्स्ट चीज बता दी, मतलब कि जो सबसे टफ हो सकता है वो ये आएगा। सिंपल चीजें तो आपको कराऊंगा ही, जब मैं टफ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक चीज आपको क्यों नहीं कराऊंगा, है ना, तो वो मैं आपका बड़े आराम से कराऊंगा। अब हम आते हैं आपके पास कहाँ पे, सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि हमारी अगर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तो हम उसके लिए कैसे क्या बनाएंगे, अपना सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस। आ जाइए सभी लोग, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा, इतना स्पेस में भी खाली छोड़ देता हूँ, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी तो वो नोट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हेडिंग, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड।
सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड। ठीक है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के लिए हम सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं आपको पूरा बताऊंगा है ना, इसको थोड़ा सा इस पूरे सेक्शन पूरा बता दूंगा कि ये थोड़ा सा मतलब लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है। अब इस पर मैं वाइंडिंग नहीं बना रहा हूँ, वो आप लोग समझदार हो कि क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कन्वेंशनल पेपर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कोई कन्वेंशनल पेपर नहीं लिख रहा हूँ कि मैं स्टार बनाऊँ यहाँ पूरा, ऐसा लिख दिया। ये मेरे पास क्या है, ए फेस, बी ए, बी बी और पी सी। ठीक है, और इनके ये मेरे पास इंपिडेंस होंगे। तो मान लेता हूँ जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस हो उसका वो Z1 है, नेगेटिव आपका Z2 है, और जीरो सीक्वेंस आपका Z0 है। बिल्कुल सीक्वेंस नहीं बनाया, Z11 मतलब पॉजिटिव, 2 मतलब नेगेटिव, और Z0 मतलब आपका जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि आपका जो न्यूट्रल है, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्राउंड। न्यूट्रल को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्राउंड। और किससे ग्राउंड कर रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना है ना, उससे आपका बड़ा आगे चल के कन्फ्यूजन लोगों का रहता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक रिएक्टेंस या फिर एक इम्पिडेंस है, इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। और फाइनल यहाँ पे वैल्यू तो कितनी, इसकी वैल्यू ZN, न्यूट्रल को मैंने ग्राउंड किया ZN। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मेरे पास इस, जो मेरे पास स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग जो आपके सामने दिख रही है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा मुझे ये जानना है। मुझे इसका निगेटिव कैसा बनेगा मुझे वो जानना है, और मुझे ये भी जानना है कि इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसके बारे में, पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में। यहाँ पे आ जाएगा क्या, इतने में पॉजिटिव निगेटिव जीरो भी बताना है मुझे। आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बताता हूँ किसके बारे में, पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में। मेरा स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनता है वो आप यहाँ पे देखो। तो वो मेरा बनता है, यहाँ पे होगी आपकी कौन सा, Z1, और हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज होता है क्या, VA1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करंट है आउटवर्ड IA1, क्योंकि पॉजिटिव करंट होगी ना IA1। तो ये बन गया मेरे पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो अगर कोई पूछे यहाँ पे VA1 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, -IA1 Z1। ठीक है ना, देख सकते हो केवल अगर देख लो VA1 इक्वल कितना होगा, -IA1 Z1, ये आपकी VA1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर मुझे ये सिमिलरली बताना है कि इसका निगेटिव सीक्वेंस, तो निगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, सेम बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा Z2 IA2, यहाँ पे हो जाएगा VA2। तो वही बता देता हूँ मैं आपको, देखो निगेटिव सीक्वेंस। ठीक है, वो कैसा बनने वाला है वो भी देख लो, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि आगे से फिर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, तो वो बता देता हूँ। तो ये मेरा सेम ऐसा बन जाएगा, बस जहाँ पे Z1 है वो वहां पे हो जाएगा Z2, है ना, Z2, यहाँ पे करंट हो जाएगी आपकी क्या, IA2, और यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट विल बी प्लस माइनस VA2। और अगेन कोई पूछेगा VA1 क्या होता है, क्या बोलोगे, -IA1 Z1। VA2 क्या होगा था, सेम -IA2 Z, सेम वही कॉन्सेप्ट आगे केवल लगा के आप बता दो। जो कहानी शुरू होती है, जो मेन दिक्कत आती है वो आती है जीरो सीक्वेंस में, है ना, जो मेन दिक्कत आती है लोगों को वो आती है जीरो सीक्वेंस में। तो वो आप यहाँ पे देखना, है ना, मैं स्टार कंटेंट बाइंडिंग का ही पॉजिटिव बना दिया मैंने, निगेटिव बना दिया। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, जीरो सीक्वेंस के बारे में।
जीरो सीक्वेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जीरो सीक्वेंस कैसा बनता है आपका, जीरो सीक्वेंस आपका ऐसा बनता है, अलग अलग कनेक्शन के लिए अलग अलग, है ना। जीरो सीक्वेंस डिपेंड करता है आपकी ग्राउंडिंग के ऊपर, न्यूट्रल के ऊपर, न्यूट्रल कनेक्शन कैसा है। तो देखना अगर न्यूट्रल आपका कैसा है, इफ योर न्यूट्रल इज लाइक दिस, न्यूट्रल को आपने यहाँ पे क्या किया, ग्राउंड किया किससे, जडन से। ये आपका क्या, जडन। तब इसका सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, वो मैं बना के दिखा, वो आपका बन जाएगा। एक तो होगा जेड नॉट, और एक होगा यहाँ पे जेडन, जेडन नहीं होगा, बताता हूँ प्रॉपर्ली देखना। एक होगा आपका जेड नॉट, और एक होता आपका जिसको बोलते हैं थ्री जेड एन। जेडन नहीं होगा, क्या होगा आपके पास यहाँ पे थ्री जेड एन। और यहाँ पे करंट होगी आपकी क्या, आई ए नॉट, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी प्लस माइनस वी एन। ठीक है। तो ये मैंने बनाया जीरो सीक्वेंस नेटवर्क किसके लिए, आपके जब आपका न्यूट्रल ग्राउंड था तब। अगर न्यूट्रल को मैं सॉलिड ग्राउंड, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंस यूज ना करूं, तब कैसे बनेगा देखना। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं ऐसा अलग अलग बना रहा हूँ इसको। अगर मैं न्यूट्रल को ग्राउंड ना करके, मतलब ग्राउंड कर रहा हूँ बट मैं डायरेक्ट ग्राउंड कर दूं, कोई मैंने रिएक्टेंस यूज नहीं किया जेडन का, तो उसका सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो थ्री जेडन है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, बस और कोई, है ना। समझ में आ रहा है, तो आप लोग यार होते हैं। ये आपका हो जाएगा जेड नॉट, थ्री जेड तो गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बन गया, है ना। आपका नेटवर्क ऐसा बन गया, आई ए नॉट प्लस माइनस बी ए। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल को आइसोलेट कर दूं, मतलब मैं उसको न्यूट्रल ग्राउंड ना करूं, उस केस में कैसा बनेगा वो भी देखो। सब कुछ, हर एक पॉसिबिलिटी आपके सामने में यहाँ पे लेके आ रहा हूं, है ना। वो भी देखो निगेटिव सीक्वेंस में, मतलब आपका सॉरी, जब आपका न्यूट्रल को मैं आइसोलेट कर देता हूँ, ग्राउंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके का, ये आपका न्यूट्रल है और ये ग्राउंड है, इसको आपका क्या आइसोलेटेड है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो जेडन है इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन सर्किट। अरे यार कितना सिंपल है यार। इट विल लुक लाइक दिस, ये जेडन हो गया, मतलब यहाँ पे जेड नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, जेड नॉट यहाँ पे हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। यहाँ पे करंट आई ए टू, आई ए नॉट प्लस माइनस वी ए नॉट। और अगर मेरी वाइंडिंग जो यहाँ पे स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग थी, अगर वो डेल्टा होती तो पॉजिटिव और निगेटिव में कुछ दिक्कत नहीं आती। अगर मेरी जो वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, अगर वो स्टार की जगह डेल्टा होती तो पॉजिटिव और निगेटिव तो सेम आता, बस जीरो सीक्वेंस चेंज होता। और वो कैसा आता जीरो सीक्वेंस, तो वो ये भी बनाता हूँ देखना। अगर वाइंडिंग मेरे पास यहाँ पे कैसी होती बेटा, डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होती, तब जाके मेरे पास यहाँ पे कैसा बनता सीक्वेंस नेटवर्क, इसका जीरो सीक्वेंस ऐसा, क्योंकि जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे मतलब फ्लो तो हो रही है। यहाँ पे करंट आपका आई ए नॉट, कैसे लिखूँ मैं इसको, आई ए नॉट, ये आपके पास यहाँ पे जेड नॉट, और यहाँ पे आपके पास ये वी ए नॉट, ये ओपन सर्किट है ना यहाँ पे, प्लस माइनस वी ए नॉट। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर स्टार कनेक्टेड माइंड। आई होप सबको क्लियर हो गया। स्टार और डेल्टा दोनों भी करा दिया मैंने, नीचे डेल्टा है तो आप देख सकते हो, डेल्टा के लिए भी मैंने बनाया हुआ। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा किसके बारे में, कि अगर मुझे अल्टरनेटर का सीक्वेंस नेटवर्क बनाना हुआ तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है ना। तो मगर बात करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे अल्टरनेटर का सीक्वेंस नेटवर्क बनाना हुआ तो वो मैं कैसे करूंगा, वो देख लो आप। ठीक है। चल, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। सब समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा दिक्कत नहीं जाएगी।
सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेट। ठीक है, तो अगेन मैं बताता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस है ना। तो पहले बात करता हूँ किसके लिए, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए। देखो सभी लोग प्रॉपर तरीके से देखो, हमको वाइंडिंग में और अल्टरनेटर का डिफरेंस मिला। आपके अल्टरनेटर की वाइंडिंग भी स्टार कनेक्टेड होगी, तो आपका पॉजिटिव तो सेम आएगा। लेकिन पॉजिटिव एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टरनेटर में वोल्टेज भी होता, वाइंडिंग में वोल्टेज नहीं था, है ना, इंड्यूस वोल्टेज नहीं था, इंड्यूस ईएमएफ नहीं था, लेकिन अल्टरनेटर में इंड्यूस ईएमएफ भी होता है जो कि बैलेंस्ड होता है। तो हम उसमें पॉजिटिव सीक्वेंस में यहाँ पे एक VA1 जोड़ देंगे, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, EA1, मतलब इंड्यूस्ड भी ऐड कर देंगे, बाकी पूरी चीज हमारी सेम रहेगी। मैं बना के दिखाता हूँ आपको पॉजिटिव सीक्वेंस। कुछ लोगों को लग रहा हो सर आप क्या करा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से कोचिंग स्टूडेंट जो ये चीजें नहीं पढ़ाते, है ना, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे तो लगता है कि सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, उसके लिए आपको मेरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप खुद से ही पढ़ सकते हो चीज। लेकिन आपको वहां पे मेरी ज्यादा जरूरत है जहां पे आप वीक हो। इन सब चीजों में लोग बहुत ज्यादा वीक होते हैं और डरते हैं। मैंने क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अपने फुल नोट्स में कराए हुए हैं, आप चाहो तो इसके फुल नोट्स भी एक बार देख लेना, इनमें क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट नोट्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है इसका, तो कैसा बनेगा देखना सभी लोग। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, Z1, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी Z1 तो था। करंट IA1 थी, तो बिल्कुल यहाँ पे करंट IA1 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस माइनस VA1 था, तो प्लस माइनस VA1 हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैंने आपको और बोली, क्या बोली, यहाँ पे एक नई चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज EA1, क्योंकि यहाँ पे ये इंड्यूस EMP भी तो करता है ना, वोल्टेज भी तो इंड्यूस करेगा ना, अल्टरनेटर है, यहाँ पे EA1 भी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर अल्टरनेटर। अगर बात करूं मैं निगेटिव सीक्वेंस, तो देखो अल्टरनेटर में जो वोल्टेज है वो बैलेंस है, तो EA1 तो यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, EA2 क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। मतलब निगेटिव सीक्वेंस में यहाँ पे इंड्यूस वो क्या नहीं होगा, मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंड्यूस्ड EMF भी नहीं आएगा ना। तो निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमारा कैसे बन जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। मैं बना देता हूँ, this is your Z2 and this is your IA2 and this is your प्लस माइनस V8। रही बात आपकी किसकी, जीरो सीक्वेंस की, तो वो भी आपका जैसे यहाँ पे आपने ग्राउंड किया था ना, तो वैसे आपको यहाँ पे भी ग्राउंडिंग पर वो डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो हमारा जो कनेक्शन है वो स्टार ग्राउंडेड है एक इंपेडेंस के साथ, ZN के साथ, तो उसका कैसे बनेगा देखना आपको, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। मैं वो बना देता हूँ आपको, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। तो वो आपका ऐसा कुछ बनेगा, जैसे कि सेम यहाँ पे था ना, सेम वही चीज। पहले तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या, ZN, सो Z0, यहाँ पे आ जाएगा 3ZN। अभी 3ZN क्यों आता है, ये चीज आपको पता चलेगी जब डेरिवेशन करोगे तब। कराया हुआ मैंने डेरिवेशन, 3ZN, करंट आपके पास IA0, यहाँ पे जो वोल्टेज है बाहर का वो है VA0। तो ये आपका जो अल्टरनेटर है उसका क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका अल्टरनेटर का, यहाँ पे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझना है कि सर आपके पास यहाँ पे EA1 तो आया, EA2 कहाँ है, EA0 कहाँ है। एक बात आपको समझनी है, क्योंकि अल्टरनेटर जो वोल्टेज इंड्यूस करेगा वो एक बैलेंस वोल्टेज होगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस वाले होंगे, मतलब सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस देखने को मिलेगा, निगेटिव वाले हमारे जीरो होंगे। मतलब EA2 EB2 EC2 इक्वल टू जीरो, EA0 EB0 EC0 इक्वल टू जीरो।
समझ में आई बात की नहीं आई? चाहो तो मैं लिख देता हूँ यार भाई, आप लोग कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, ठीक है ना? क्या लिख दिया मैंने? E A2 बराबर EB2 बराबर EC2 इक्वल टू 0। और चीज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, EA0 बराबर EB0 बराबर EC0 बराबर 0। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड ईएमएफ है, EA1 EB1 EC1। पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज बस होगा, निगेटिव सीक्वेंस नहीं, ठीक है ना? अगर दोनों ऐड हो गए तो हमारे पास एक अनबैलेंस वोल्टेज मिलता है। आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका प्योर पानी है, ठीक है ना? पॉजिटिव जो है पानी है, निगेटिव आपका शुगर है, और जीरो आपका यहाँ पे कलर वगैरह जो हम लोग ऐड करते हैं जूस वाला वो है। तो अगर हम इन तीनों को मिला दें तो हमको क्या कोई प्योर चीज मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। अगर हम पॉजिटिव निगेटिव को मिला दें तो क्या पानी को और अगर आप यहाँ पे नमक को मिलाओ तो प्योर चीज रहेगा? नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वो प्योर है, निगेटिव भी आपस में अपने आप में प्योर है, और जेड नॉट भी आपस में प्योर, मतलब पानी आपस में प्योर है, नमक आपस में प्योर है, और ये आप अलग से अपना प्योर है, जूस का जो कलर होगा वो भी। लेकिन अगर इन्हीं दो चीज को आप मिलाओगे तो वो आपका अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम तभी बात करें ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो कुछ लोग का क्वेश्चन बनेगा, सर आपने यहाँ पे EA1 पुट क्यों किया, EA2 क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई नमक भी प्योर है, लेकिन इनमें से मेन चीज क्या है? वो आपका पॉजिटिव वाटर। EA1 EB1 EC1 हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग जनरली कौन सा फेज सीक्वेंस यूज करते हैं? ABC फेज सीक्वेंस हम लोग यूज करते हैं, है ना? स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारा है वो ABC के लिए है, ठीक है? चलो इतना समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ किसके लिए, कि हम अपने ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग कैसे बनाएंगे क्या अपना सीक्वेंस नेटवर्क। हम लोग कैसे अपने ट्रांसमिशन लाइन का सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग वो भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, है ना? तो मैं वही बता देता हूं आपको कैसे आप यहाँ पे अपने ट्रांसमिशन लाइन का क्या बनाएंगे यहाँ पे सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है ना? तो आ जाओ, आप चाहो तो हेडिंग पुट कर लो, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन लाइन। बस 10 मिनट और लगेगा, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन लाइन, इतना लिख दिया मैंने, समझना ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात हो रही है। सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसमिशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लाइन है, ठीक है? ये मेरे पास 3 लाइन, ओके, और यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या ग्राउंड है, ठीक है ना? कोई बुरी बात तो नहीं लिखी, मैं सही लिखा मैंने यहाँ पे। ये मेरे पास A फेस है, ये मेरे पास B फेस है, और ये मेरे पास यहाँ पे C फेस है, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये मेरा पहला कंडक्टर है, इसका जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पिडेंस है, सेल्फ आपका जो इम्पिडेंस है वो आपका ZAA। बी वाले का क्या है? ZBB। ये सेल्फ मतलब खुद का है, मतलब ये इम्पिडेंस किसी पर डिपेंड नहीं कर, ZCC ये किसी और डिपेंड नहीं कर। लेकिन क्योंकि नीचे ग्राउंड है ना, इसका भी एक कैपेसिटेंस इफेक्ट बनेगा, तो उसकी वजह से हमारा एक म्यूचुअल क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे? म्यूचुअल हमको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे? एक इम्पिडेंस, जैसे कि मुझे एक देखने को मिल सकता है यहाँ पे ZAB, है ना? मुझे देखने को ZBC, ZCA, ये सब क्या हो जाएंगे? इनके म्यूचुअल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर देखो आप यहाँ पे, तो ZAA आपका क्या है? सेल्फ। ZBB सेल्फ है, ZCC सेल्फ है। लेकिन अगर बात करूँ, मैं लिख देता हूँ सही रहेगा, ZAA बराबर ZBB बराबर ZCC, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इम्पिडेंस। इसकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ZS, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, इनकी वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? ZS इक्वल टू ZS। हमने एज्यूम किया कि ZS की वैल्यू है, और इसको हम बोलते हैं सेल्फ इम्पिडेंस, ठीक है? और जो म्यूचुअल होंगे वो कौन कौन से हैं?
जेड ए बी म्यूचुअल हो जाएगा, जेड ए बी बराबर जेड बी सी बराबर जेड सी ए, और इसको मैं मान लेता हूँ मैं आपका म्यूचुअल, तो जेड एम, इसको बोलते हैं आपका म्यूचुअल इंपिडेंस। ये हो गया आपका क्या यहाँ पे म्यूचुअल इंपिडेंस। दोनों चीजें मैंने आपको बताई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम इनका नेटवर्क कैसे बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क हमारा कैसे बनेगा, वो आपको समझना है। पहले बात करता हूँ मैं किसके बारे में, पॉजिटिव के बारे में। मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो जरूरी है कि आपको मैं अपने आप को मैं थोड़ा साइड में कर लूँ, ठीक है ना। आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पॉजिटिव नेटवर्क के बारे में, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। अच्छा एक चीज बताऊं कि पॉजिटिव और निगेटिव इसका सेम बनता है क्या, सेम बना दूं क्या, अलग 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 बना देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क आपका ऐसा बनता है, दिस इज योर पॉजिटिव सीक्वेंस, क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क, और यहाँ पे जो ये रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, याद रखना, इसकी होती है जेड एस माइनस जेड एम, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव सीक्वेंस ट्रांसमिशन लाइन कितना होता है, जेड एस माइनस जेड एम, याद रखना भाई, दोनों वैल्यू दिया रहता है, पूछता पॉजिटिव नेटवर्क कितना होगा, इम्पिडेंस कितना, क्या बोलोगे, जेड एस माइनस जेड एम आपका ये होगा। और यहाँ पे आपका क्या होगा, वी ए वन मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज, या आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज, लिखना तो लिख लीजिए, यहाँ पे लेता हूँ वी ए वन, ये आपका हो जाएगा वी ए वन डैश रिसीविंग एंड का। अगर मैं निगेटिव सीक्वेंस का बना हूँ तो वो कैसा बनेगा, वो भी देखो सेम बनेगा, सेम बनेगा ना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो सेम बना लीजिए आप लोग, सेम कैसे बनेगा आपको, वो ऐसा बनेगा, वो आपका सेम ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, जेड एस माइनस जेड एम, और यहाँ पे हो जाएगा वी ए टू, यहाँ पे हो जाएगा वी ए टू डैश, लिख लो भाई वी ए टू, यहाँ पे हो जाएगा वी ए टू, ठीक है, ओके। अब लास्ट बचा आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, वो भी बना देता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा चेंज है ना। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा वो देख लो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंस होगा वो बड़ा समझने लायक है, वो होगा जेड एस प्लस टू जेड एम, जेड एस प्लस टू जेड एम, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा वी ए नॉट, वहां पे हो जाएगा वी ए नॉट एस। समझ में आई बात, तो ये मैंने बताया आपका सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनेगा आपके ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब क्या बचा है, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, अब बचा आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो अब हम बोलते हैं कि हमारे पास जो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, हम उसका सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जो चीज मैं आपको इतने कम टाइम में इतने अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, वो कहीं और पॉसिबल नहीं है ना। इतनी डिफिकल्ट चीजें लोग फुल नोट्स पे नहीं कराती, कौन कराए, कौन माथा पच्ची पे ले, है ना, तो वो स्किप ही कर देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अंदर ये सारी चीजें करा रहा हूँ, क्योंकि आप अपने पेपर को अच्छे से अच्छा करके आए, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप यूट्यूब वगैरह पे अपलोड कर दीजिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, बट उसके लिए भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपको चाहिए वो आप पहले कमेंट करें, तब तो मैं समझ पाऊँ कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके लिए, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्म, आप लोग हेडिंग डाल लो यहाँ पे, सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ट्रांसफॉर्म।
हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क कैसे बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर का, वो देखिए। ठीक है ना, ये मेरे पास एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। इधर जो प्राइमरी मतलब प्राइमरी साइड का है, ये आपका सेकेंडरी साइड का है। और इसके जो रिएक्टेंसेस हैं, ZT1 पॉजिटिव सीक्वेंस का है, ZT2 ये सेकेंडरी साइड का है, और ZT0 ये आपका जीरो सीक्वेंस का है। ठीक है ना, तो ये तीनों मैंने लिख दी। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क कैसा बनेगा, वो आप लोग देखिएगा। किसके बारे में बात करूँ मैं यहाँ पे, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में। तो ब्लू पेन से लिखता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस हमारा कैसे बनेगा, हमारा जो पॉजिटिव सीक्वेंस बनता है वो ऐसा कुछ बनता है, देखना आप सभी लोग। वो हमारा ऐसा कुछ बनता है, दिस इज योर ZT1। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा बन गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ Z2 आ जाएगा, ZT2। नेगेटिव सीक्वेंस हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव सीक्वेंस हमारा ऐसा कुछ है, हम यहाँ पे सिर्फ देंगे ZT2, दैट्स इट। कितना आसान है ना। आप सोचो, इनको आप 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अभी तो आप लोग कैसे, मान लो एग्जाम है 2-3 दिन में, तो आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ नजर देख लेना। लेकिन एग्जाम देने के बाद जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, 2-3 बार लिख के इनको प्रैक्टिस कर लो, फिर क्वेश्चन में जंप मारो। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मेरे से कर लो, जो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर आप मतलब किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे जीरो सीक्वेंस की। एक बात ध्यान देना, जितने भी है ना, उन सबके जीरो सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है ना। जीरो सीक्वेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, वो आपको देखना है। अब जीरो सीक्वेंस का जो नेटवर्क बनता है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है 3 फेज है, तो स्टार में कि डेल्टा में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे बता देता हूँ पहले। 2 मिनट रुकिएगा, अभी नोट मत करिए, पहले मुझे बनाने दीजिए। यहाँ पे मैं स्विचेज लगा रहा हूँ ना, ये वो स्विचेस क्यों लगा रहा हूँ, वो अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स ओनली 2 मिनट्स। अगर आपका ये आपका प्राइमरी साइड है, ये दो स्विच प्राइमरी है, ये आपके दोनों क्या सेकेंडरी के, ठीक है ना। अगर आपका ये प्राइमरी है, प्राइमरी में अगर आपका जो यहाँ पे क्या है, स्टार भी तो डेल्टा भी हो सकता है, इधर भी स्टार भी तो डेल्टा भी हो सकता है। तो याद रखना, अगर डेल्टा है तो आप ये वाला स्विच ऑपरेट करोगे, अगर स्टार है तो आप ये वाला स्विच ऑपरेट करोगे। समझ में आई, स्टार है तो ऊपर वाला, डेल्टा है तो बीच में। जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं आप लोगों को क्या, जैसे अगर मुझे बनाना हो डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार का मुझे बनाना है क्या, सीक्वेंस नेटवर्क। डेल्टा स्टार मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स का सीक्वेंस नेटवर्क मुझे बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा देखना। ये बना, यहाँ पे ये ओपन रहेगा क्योंकि प्राइमरी सेट क्या डेल्टा है, तो डेल्टा सेट में ऑपरेट कर दूंगा, ये देखो ऑपरेट हो गया। कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे होता है जेड, एक ZT0 हो गया यहाँ पे, ZT0 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या ZT0। ठीक है ना। अब देखो भाई, अब यहाँ पे क्या स्टार, तो आप इसको कर दोगे यहाँ पे क्या ओपन, ये वाला स्विच को ऑपरेट कर दोगे, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे क्या डेल्टा स्टार के लिए मेरा क्या सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपकी कहानी रही। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डेल्टा स्टार के बारे में, वो बता देता हूँ कि अगर मेरे पास जो क्या है स्टार कनेक्शन है, क्या हो गया पेन को भाई, देखना। अगर मेरे पास स्टार कनेक्शन है और स्टार में यहाँ पे 2 ग्राउंड है, मतलब या तो सॉलिड ग्राउंडेड है, इसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडेड, मतलब
कोई रिएक्टेंस नहीं है, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, उसको बोलते हैं सॉलिड ग्राउंडेड, या फिर कोई रिएक्टेंस के साथ ग्राउंड किया है, या फिर ऐसा कुछ है। स्टार को हमने किसी रिएक्टेंस के साथ हमने क्या किया, ग्राउंड किया, तो कैसा होगा, ये हमने किसी रिएक्टेंस के साथ इसको ग्राउंड किया, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो हमारी दोनों में होती है, लाइन में भी होती है और हमारे फेस में भी होती है। मतलब लिख लो आप यहाँ पे, ये चीज लिख लेना, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो इन बोथ। इसका यूज बहुत देखने को मिलता है हमको ट्रांसफॉर्मर में, जीरो सीक्वेंस नेट करंट फ्लो इन बोथ लाइन एंड फेस, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है, अगर हमारे पास जो वाइंडिंग हो क्या डेल्टा कनेक्टेड, तो हमारी जीरो सीक्वेंस करंट होगी वो कहां पे होगी, जीरो सीक्वेंस करंट इन फेस, फेस में होगी, इन फेस बट नॉट इन लाइन, बट नॉट इन लाइन, लाइन में आपकी करंट नहीं होगी जीरो सीक्वेंस, बट फेस में होगी। लेकिन अगर आपका हमने यहाँ पे स्टार कनेक्टेड यूज किया और ग्राउंडिंग यूज नहीं किया, तो हमारी जो जीरो सीक्वेंस करंट है ना तो वो लाइन में होगी ना तो फेस में होगी। तो लिख लो जीरो सीक्वेंस करंट will not present in both, will not present in both line and phase। ठीक है भाई, समझ में आई कहानी कि नहीं आई, ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर करके बता दी है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है सीक्वेंस नेटवर्क। इतना पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे से आपका वीडियो पहुंच गया है, ठीक है, क्योंकि लिख भी रहा था साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा था मैं, तो पहुंच गया। लेकिन आप जब रीड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपका क्या करवाऊंगा, फॉल्ट एनालिसिस, ठीक है ना। फॉल्ट एनालिसिस और फॉल्ट के जो बाद का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, है ना, वो मैं करा दूंगा आपका लोड फ्लो, ठीक है ना। इसके बाद फिर आ जाऊंगा मैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज ही कंक्लूड करने की इसकी कोशिश करूंगा, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।